सोचिए जरा, रणनीति और इंसानी मनोविज्ञान, ये तो ऐसी चीजें हैं ना जो सदियों से नहीं बदली। चाहे वो पुराने जमाने का कोई जंग का मैदान हो या फिर आज का हमारा ऑफिस, इंसानी दिमाग को समझने और उसे अपने हिसाब से मोड़ने के जो नियम हैं वो लगभग वही के वही हैं। तो चलिए आज इन्हीं नियमों की गहराई में उतरते हैं। यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल के सेंटर में है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्राचीन ऋषि की समझ और एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, इनके बीच कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महान रणनीतिकार चाणक्य से, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति पर नहीं है, बल्कि ये इंसानी बर्ताव को समझने का एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल गाइड भी है। देखिए, चाणक्य का नजरिया ना बहुत ही प्रैक्टिकल था। उनका साफ मानना था कि ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं और इसीलिए किसी पर भी भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। और हाँ, किसी भी स्ट्रैटेजी में इमोशंस की कोई जगह नहीं, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक ही सबसे ऊपर होना चाहिए। उनका तो एक ही मूल मंत्र था, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे समझना होगा। चलिए अब जरा तेजी से आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि ये सब आज के कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी की। ये एक मॉडर्न टर्म है जिसका इस्तेमाल अक्सर लोगों को बड़ी चालाकी से मैनिपुलेट करने की तकनीकों के लिए किया जाता है। अगर सीधे सीधे कहें तो डार्क साइकोलॉजी का मतलब है किसी को इस तरह से कंट्रोल करना कि उसे कानों कान खबर भी ना हो। इसमें मैनिपुलेशन और ऐसे दिमागी खेल शामिल हैं जिनसे कोई इंसान अपनी मर्जी के बिना वो करने लगता है जो सामने वाला करवाना चाहता है। इसको थोड़ा और साफ तौर पर समझने के लिए कुछ आम टेक्निक्स को देखते हैं, जैसे गैसलाइटिंग, जिसमें किसी को उसकी ही यादों और समझ पर शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है, या फिर किसी के डर और गिल्ट का इस्तेमाल करके उससे अपनी बात मनवा लेना। ये सब डार्क साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये दोनों दुनियाएं, प्राचीन और आधुनिक, एक दूसरे से टकराती हैं। भले ही इन दोनों के बीच हजारों साल का फासला हो, लेकिन इंसानी बर्ताव को समझने और उसे प्रभावित करने के सिद्धांतों में सच में गजब की समानताएं हैं। तो पहली समानता क्या है? ऑब्जर्वेशन की पावर। चाणक्य का मानना था कि किसी पर कंट्रोल पाने से पहले उसे पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है, और डार्क साइकोलॉजी का भी पहला नियम यही कहता है, किसी इंसान की कमजोरियों और उसके बिहेवियर पैटर्न को पहचानो ताकि उनका फायदा उठाया जा सके। दोनों ही तरीकों में एक नकाब एक दिखावा बहुत जरूरी माना गया है। चाणक्य का सिद्धांत था कि अपने असली इरादों को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, और ठीक इसी तरह डार्क साइकोलॉजी भी धोखा देने के लिए एक नकली पर्सनालिटी या इमेज बनाने पे जोर देती है। तीसरी समानता पावर बैलेंस से जुड़ी हुई है। चाणक्य की मशहूर नीति थी, फूट डालो और राज करो। डार्क साइकोलॉजी भी ठीक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, लोगों के बीच दरार पैदा करके या उन्हें इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाकर पावर का बैलेंस अपनी तरफ कर लिया जाता है। और आखिरी समानता है इमोशनल कंट्रोल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है। चाणक्य का जोर अपनी भावनाओं पर काबू रखने पर था ताकि कोई दूसरा उसका फायदा ना उठा सके। वहीं डार्क साइकोलॉजी का फोकस दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करने पर होता है ताकि उनसे अपनी बात मनवाई जा सके। तो अब तक हमने समानताएं देखी, लेकिन अब हम सबसे जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। इन दोनों फिलॉसफीज के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी खाई है, और वो है इरादे की, यानी नियत की और नैतिकता की। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है। चाणक्य की रणनीतियों का जो आखिरी मकसद था वो एक स्थिर और सुरक्षित राज्य बनाना था। उनका उद्देश्य पर्सनल फायदे के लिए किसी को मैनिपुलेट करना नहीं था, बल्कि एक बड़े समाज के भले के लिए एक सिस्टम बनाना था। और देखिए, यही वजह है कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जब इन्हें बिना किसी सही मकसद के सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये रिश्ते, भरोसा और आखिर में खुद इंसान को भी तबाह कर देती हैं। तो निचोड़ ये है, चाणक्य की सोच में रणनीति के साथ साथ नैतिकता भी थी, जो हालात के हिसाब से बदलती थी, जबकि डार्क साइकोलॉजी अक्सर सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन पर फोकस करती है, जिसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारा ज्ञान बेकार या बुरा है। नहीं,
अगर इसे सही नजरिए से समझा जाए तो ये अपनी रक्षा करने और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। इस ज्ञान का इस्तेमाल हम सब एक पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि लोगों की असली मंशा को बेहतर ढंग से समझने में, खुद को किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचाने में, और इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि लॉजिक के आधार पर मजबूत फैसले लेने में। आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, असली ताकत दूसरों को चालाकी से कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है इसे गहराई से समझने में है। समझ कंट्रोल से कहीं ज्यादा पावरफुल चीज है। तो अंत में सवाल यही आके रुकता है, ये ज्ञान एक दो धारी तलवार की तरह है। अब ये इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है कि वो इससे कुछ बनाता है या फिर कुछ तोड़ता है। सोचने वाली बात है ना?